बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 6 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में के पोर्शन और शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन दोनों में आती हैं। तो अब मोस्टली स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को तो बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, उनको प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उनको पेपर के अंदर नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप एग्जाम्पल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करके इनको तैयार करके पेपर में जाइएगा, ताकि आपका एक नंबर का लॉस भी ना हो पाए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं, इनको अच्छे से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें, ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज़ एट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। हमारे पास आइडियल गैस है और इसकी मिकदार हमारे पास 1 मोल है और इसका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। तो स्टूडेंट्स, हम गिवन डाटा लिखते हैं। यहाँ पर ये पहला सेंटेंस है, हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं। एक तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए हैं, जिसको हम स्मॉल n के साथ शो करते हैं, और नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1 मोल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं n जो है वो हमारे पास 1 है। और उसके बाद गैस का टेम्परेचर दिया गया है और टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो टेम्परेचर को आप जानते हैं T के साथ शो करते हैं और ये हमारे पास है 300 केल्विन। अच्छा, इसके बाद कहता है इफ़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज़ दिस। अब उसने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी है। ये वैल्यू वैसे तो आपको ज़ुबानी ही आनी चाहिए, लेकिन उसने फिर भी दे दी, लिख लेते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम के साथ शो करते हैं, साथ छोटा सा आप बी भी लगा सकते हैं, अकेला के लिख दें फिर भी ठीक है। तो 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23, और इसका यूनिट भी आपने याद रखना है, जाउल पर केल्विन होता है। तो इसके बाद वो हमसे पूछता ये है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है कि इतने टेम्परेचर पे इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो हमने टू फाइंड की हेडिंग देनी है और लिखना है वॉल्यूम ऑफ द गैस, और वॉल्यूम ऑफ द गैस को हम कैपिटल वी के साथ शो करते हैं। ये हमने फाइंड करना है, तो इसके सामने हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कहता है एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। तो प्रेशर हमारे पास कितना है, प्रेशर हमारे पास है जी 1 एटीएम। अब आप जानते हैं हम प्रेशर का यूनिट पास्कल जो है वही यूज़ करते हैं, पास्कल वाली वैल्यू ही पुट करते हैं। तो उसने ना इस न्यूमेरिकल के लास्ट पे ब्रैकेट में ये बताया भी है कि 1 एटीएम जो है वो इतने पास्कल होता है। तो आप लिख लें कि 1 एटीएम हमारे पास होता है 101325 पास्कल। तो प्रेशर की वैल्यू हम ये पास्कल वाली पुट करेंगे, एटीएम वाली पुट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इस डाटा को पढ़ा, जो हमें उसने डाटा दिया, वैल्यूज़ दी, उसको हमने गिवन डाटा वाली हेडिंग में लिख लिया, और जो उसने हमसे पूछा है फाइंड करवाना है उसको हमने टू फाइंड वाली हेडिंग के अंदर लिख लिया। आइए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। तो इसमें मैंने सोल्यूशन की हेडिंग दी, यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, यहाँ पर ये फिजिक्स के अंदर भी है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है, जो कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, उसको हम सेपरेट करेंगे और बाकी एक साइड पे। स्टूडेंट्स, आप याद रख लें कि जो भी आपको क्वांटिटी फाइंड करनी होती है ना, वो एक साइड पे होनी चाहिए और बाकी सारी दूसरी साइड पे होनी चाहिए। उसके बाद ही आप वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को रख लेते हैं इस तरफ, ये वॉल्यूम इस तरफ है। तो ये एन आर टी, इसको आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख लें, ओवर ये जो पी है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास ये आर है ना, आर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू और इसका यूनिट आपको अच्छे से आना चाहिए, एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसकी वैल्यू होती है 8.314 और इसका यूनिट होता है जाउल पर मोल पर केल्विन। तो मैंने आपको यहाँ पर आर का नाम बता दिया। आप जानते हैं आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू, इसका यूनिट, ये आपको ज़ुबानी आना चाहिए चूँकि ये कांस्टेंट है, और इसका यूनिट और इसकी वैल्यू एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं ताकि हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकें।
तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ यानी कि कीमतें दर्ज करने से, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर ये इक्वल आएगा n, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 है तो n को आप 1 पुट कर दें, ठीक है। और ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। r कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू आपको जुबान नहीं आनी चाहिए, 8.314 है। टेम्परेचर हमारे पास है 300, तो टेम्परेचर को आप पुट कर दें 300 ओवर P। प्रेशर भी उसने दिया हुआ है, प्रेशर कितना है ये देखें 101325। तो अब हम इस तरह करते हैं कि ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह करें कि 8.314 इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 300 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 2494.2, और ये नीचे वाला एक दफ़ा ऐसे ही लिख लें 101325, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं। ये वैल्यू मेरे पास पहले लिखी हुई है आंसर में, चूँकि मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाय 101325। तो ये हमारे पास आया, यहाँ पर वॉल्यूम आया जी 0.025 हमारे पास आया है। और आप जानते हैं कि वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास मीटर क्यूब होता है। तो लीजिए हमारे पास वॉल्यूम उसने पूछा था, हमने उसको फाइंड करके दे दिया। तो अब यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट की हेडिंग दें, हैंस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0.025 मीटर क्यूब। आप रिजल्ट की हेडिंग दे के एक लाइन लिखेंगे, हैंस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0.025 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सी एग्जांपल थी, शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है, अच्छे से अब आपको तैयार हो गई। तो आइए अब हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखता है कि अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर फिटेड विद अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर। एक गैस को हमने सिलेंडर के अंदर बंद किया, इनक्लोज्ड यानी कि बंद किया हुआ है, एक कंटेनर के अंदर बंद किया हुआ है, और उस कंटेनर यानी सिलेंडर के ऊपर हमने एक ढक्कन भी फिट किया हुआ है, और वो जो पिस्टन है, वो जो ढक्कन है, उसका जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास है 0.10 मीटर के। तो ये पहला सेंटेंस था, और इसके अंदर उसने हमें एरिया की वैल्यू दी है, उस पिस्टन का एरिया। तो हम गिवन डाटा के अंदर वैल्यू साथ साथ लिखते जाते हैं। एरिया हमारे पास ए से शो करेंगे, और ये है 0.10 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कहता है द प्रेशर ऑफ गैस इज मेंटेन्ड एट 8000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। वो जो हमारे पास गैस है उसके ऊपर जो हमने प्रेशर दिया हुआ है, उस प्रेशर की वैल्यू हमारे पास दी है। तो लिखते हैं प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर जो है इसको पी के साथ शो करेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 8000 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आप जानते हैं पास्कल के इक्वल होता है, और ये प्रेशर का ही यूनिट है। अब वो ये कहता है व्हेन हीट इज स्लोली ट्रांसफर्ड द पिस्टन इज पुश्ड अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है, जब हम गैस को हीट देते हैं तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और गैस अपनी एनर्जी से पिस्टन को पुश करता है, पिस्टन के ऊपर वर्क करता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, पिस्टन ऊपर मूव किया, और कितना डिस्टेंस मूव किया 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय पिस्टन, ठीक है। डिस्टेंस को आप यहाँ पर डी के साथ शो कर लें, या आप यहाँ पर इसको डेल्टा वाई के साथ शो करें। जो हमारे पास गैस का डिस्टेंस है पिस्टन मूव करने से, उसको हम आमतौर पर डेल्टा वाई के साथ शो करते हैं। डिस्टेंस है, डी के साथ भी शो कर सकते हैं, स्मॉल एस के साथ भी शो कर सकते हैं, स्मॉल एक्स के साथ भी शो कर सकते हैं, कोई सा भी सिंबल दे सकते हैं। तो अब ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमारे पास मीटर होता है, तो लिहाजा हमें यहाँ पर सेंटी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सेंटी आप जानते हैं एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻² होती है। तो इसके बाद वो कहता है इफ़ 42 जॉल हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम ड्यूरिंग एक्सपेंशन। अब जो हीट ट्रांसफ़र हुई है जिसकी वजह से ये पिस्टन इतना मूव किया है, वो हीट की वैल्यू भी उसने दे दी कि हमने इतनी हीट जो है उस गैस को दी है। तो हीट ट्रांसफ़र, कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई, इफ़ 42 जॉल हीट इज ट्रांसफर्ड। तो हीट ट्रांसफर्ड हमारे पास है। ओके, हीट को आप जानते हैं हम क्यू के साथ शो करते हैं, हीट का सिंबल क्यू होता है। ये हमारे पास है 42 जॉल। तो व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उस गैस की जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है वो आपने फाइंड करनी है। तो टू फाइंड
चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसने पूछी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू के साथ शो करते हैं, ये हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, जब भी हम किसी गैस को हीट देते हैं तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और गैस जो है पिस्टन के ऊपर वर्क करती है। तो यहाँ पर उसने बता दिया, वो जो पिस्टन है उसका एरिया दे दिया, ठीक है, और गैस का प्रेशर इतना रखा हुआ है, जब गैस को इतनी हीट दी तो वो इतना मूव किया ऊपर, तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है वो आपने फाइंड करके देनी है। तो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी, जो उसने हमें वैल्यूज़ दी वो हमने गिवन डाटा में लिख दी, और जो उसने हमसे कहा कि ये फाइंड करके दो उसको हमने टू फाइंड की हेडिंग के अंदर लिख लिया। आइए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते वक्त मैं आपको बता दूं कि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। भाई फर्स्ट लॉ होता है, देखें, जब भी हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो इससे दो काम होते हैं, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है प्लस इन्वायरमेंट पे वर्क होता है। तो इसका मतलब अगर हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है तो डब्ल्यू को तो ले जाना पड़ेगा ना, तो हमारे पास क्यू और डब्ल्यू दोनों का होना ज़रूरी है। अब मसला ये कि हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, क्यू तो है डब्ल्यू नहीं है। तो अगर आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लगा के, तो आपके पास डब्ल्यू का होना ज़रूरी है। इसलिए हम पहले डब्ल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद यानी वर्क पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क को कैसे फाइंड करते हैं समझिएगा, यूजिंग द रिलेशन। हम वर्क वाला रिलेशन, वर्क वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपने ड्राइव किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, प्रूव दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपके टॉपिक के अंदर हुई है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, अगर आप एरिया को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बन जाता है। कैसे, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर स्क्वायर और मीटर मीटर क्यूब बनेगा जो कि वॉल्यूम होता है। तो ये आपने वॉल्यूम की जगह पे ये पुट करना है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम मौजूद नहीं है, इसकी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। पी वैसे लिख लें, डेल्टा वी किसके इक्वल है, ए इंटू डेल्टा वाई। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके पहले वर्क को फाइंड करेंगे, अगर वर्क होगा तभी हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़, ये मैंने लिख दिया। तो W इज इक्वल टू पी कितना है, 8000 है, 8000 है। एरिया दिया हुआ है 0.10 दिया हुआ है, और इसके बाद है डेल्टा वाई देखें, डेल्टा वाई है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले मैं लिखता हूँ 4 10 की पावर -2, ओके, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 0.10 के साथ, ठीक है, ये लिख लिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 8000 के साथ, तो ये मेरे पास आया 32, ठीक है, 32। तो वर्क हमारे पास आ चुका है 32 जाउल। अब हम जो है यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन होती है, जब भी हम किसी सिस्टम में हीट एंटर करते हैं तो इससे दो काम होते हैं, एक उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और प्लस सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट पे वर्क करता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है। अब क्योंकि हमने डेल्टा यू फाइंड करना है तो क्यू ऐसे ही लिखें, ये डब्ल्यू आप उस तरफ ले जाएं, डब्ल्यू उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, -W, और डेल्टा यू को आप इधर लिख लें। अब आप इसको तरतीब से लिख लें, तरतीब कैसे, और यानी डेल्टा यू किसके इक्वल आया, क्यू माइनस डब्ल्यू आया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़, क्यू और W की वैल्यू पुट करेंगे, यानी दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो देखें बाय पुटिंग वैल्यूज़, Q की वैल्यू है 42 माइनस वर्क कितना आया, 32 आया, 32 आया। तो अब आप जानते हैं 42 में से अगर आप 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना। तो 10 और इंटरनल एनर्जी का क्या होता है, जाउल होता है। तो ये लीजिए हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ चुका है। और आप लास्ट पे रिजल्ट की हेडिंग दे के लिख सकते हैं, रिजल्ट की हेडिंग दें और लिखें हैंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ 10 जाउल, यानी आप इस स्टेटमेंट को रिपीट कर दें।
तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कहता है कि द टरबाइन इन अ स्टीम पावर प्लांट टेक्स स्टीम फ्रॉम अ बॉयलर एट 427 डिग्री एंड एग्जॉस्ट इनटू लो टेम्परेचर रेजरवायर एट 77 डिग्री। हमारे पास एक स्टीम पावर प्लांट है जिसमें टरबाइन चल रही है, और आप जानते हैं किसी भी टरबाइन को चलने के लिए हाई और लो टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ज़रूरी है। तो उसने कहा कि हाई टेम्परेचर ये है 427 डिग्री और जो उसका लो टेम्परेचर है वो 77 डिग्री है। तो हम पहले इन दोनों टेम्परेचर्स को लिख लेते हैं। गिवन डाटा की हेडिंग मैंने यहाँ पर दे रखी है। तो हमारे पास हाई टेम्परेचर को हम T1 के साथ शो करेंगे और ये हमारे पास है 427 डिग्री सेल्सियस। तो 427 डिग्री लिख लेते हैं। अच्छा, अब आप जानते हैं कि टेम्परेचर का SI यूनिट हमारे पास केल्विन होता है। तो हम टेम्परेचर की जब वैल्यू पुट करते हैं तो केल्विन वाली पुट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड वाली पुट नहीं करते। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले केल्विन में। तो आप जानते हैं डिग्री से केल्विन में जाने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। ओरिजिनल वैल्यू के अंदर क्या ऐड करते हैं, 273 ऐड करते हैं और अब साथ आप केल्विन लगा सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आप जानते हैं आपके पास बनेगा 700 केल्विन, ठीक है। और लो टेम्परेचर को हम T2 के साथ शो करते हैं, T2, और ये हमारे पास है 77 डिग्री। इसी को भी इसी तरीके से हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। T2 इज इक्वल टू 77 के अंदर आप सिंपल 273 ऐड कर दें तो ये केल्विन में चला जाएगा। तो T2 हमारे पास यहाँ पर आएगा 350, ठीक है, 350 केल्विन ये बनेगा। अब हमने दोनों टेम्परेचर लिख लिए और इनको हमने केल्विन के अंदर कन्वर्ट भी कर लिया। कहता है, पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। टू फाइंड की हेडिंग दे, क्या फाइंड करवाना चाहता है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सिंबल आप जानते हैं इस तरीके से ईटा होता है, ये हमने कैलकुलेट करनी है, ये हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इसका डाटा पढ़ा, डाटा ठीक है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ी, डाटा लिखा और जो उसने फाइंड करवाना है उसको भी लिख लिया। अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतनी इस जगह पे इसका सोल्यूशन पूरा आ जाएगा चूँकि ये छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के अंदर आ सकता है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो हम यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यूजिंग द रिलेशन लिख दें, वी नो दैट लिख लें, या लिख लें एफिशिएंसी इज गिवन एज, कुछ भी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। वैल्यूज पुट करते हैं, जो कि हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है वो पहले ही साइड पे है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, कीमतें दर्ज करने से, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2, भाई T2 हमारे पास है 350 ओवर T1 हमारे पास है 700। अब इसके बाद सिंपल सी मैथ है, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये बनेगा ईटा इज इक्वल टू 700। आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 700, चूँकि इसके नीचे 700 ऑलरेडी है तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा 350। मज़ीद सॉल्व करते हैं, 700 में से 350 माइनस करेंगे तो 350 ही आएगा, ठीक है, ओवर 700, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 350 को 2 से ज़रब दें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 700 बनता है। तो ये बनेगा 1/2, ठीक है, 1/2 यानी 350, 350 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 बनता है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ईटा इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है भाई, 0.5 होता है। तो ये एफिशिएंसी आ चुकी है, लेकिन एफिशिएंसी ना परसेंटेज में होती है। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, इस तरह करते हैं। 0.5 जो है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 100 से डिवाइड भी कर देते हैं, फ़र्क तो नहीं पड़ा। 100 से 100 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0.5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यानी इस इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो परसेंटेज, इसका लफ्ज़ समझना, परसेंट, पर का मतलब होता है बटा यानी तकसीम करना, और सेंट ये सेंचुरी से निकलता है ना, सेंचुरी सुना हो ना, 100 को बोलते हैं 100 को। तो यानी जो होता है ना बटा 100, यानी जो नीचे 100 होता है उसको परसेंट बोलते हैं। इसलिए हमें नीचे 100 चाहिए था, इसलिए मैंने इसको 100 पे डिवाइड किया तो ज़रब भी देना पड़ा।
तो ईटा इज इक्वल टू, अब ये जो नीचे वाला 100 है ना, ये देखो ये है पर, ये जो बटा है इसको बोलते हैं पर और 100 को बोलते हैं सेंट। तो परसेंट यानी मैं बटा 100 को लिख लेता हूँ परसेंटेज, और जो ऊपर वाला 100 है वो रह गया, उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 50। तो ये देखें ये इसका आंसर आ चुका है। मैंने आपको कंप्लीट स्टेप जो है करके दिए हैं और समझाया भी है। अच्छा, आप लास्ट पे रिजल्ट की हेडिंग दे सकते हैं। रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद लिख दें हेंस द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज 50%, इज 50%। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी जो मैंने आपको सॉल्व करवा दी। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये रेफ्रिजरेटर के रिलेटेड है। अ रेफ्रिजरेटर हैज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 8। तो हमें गिवन डाटा के अंदर हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। टॉपिक का आपने पढ़ा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास 8 है। अब आपको पता है कि यहाँ पर दो टेम्परेचर होते हैं, एक फ्रिज के अंदर वाला जिसको हम कोल्ड बोलते हैं और एक फ्रिज से बाहर वाला जिसको हम हॉट बोलते हैं। जारी बात है फ्रिज अंदर से अंदर जो है वो ठंडी होती है रूम के निस्बत। तो यहाँ पर दो टेम्परेचर मैंने आपको बता दिए, एक टेम्परेचर वो देगा, दूसरा टेम्परेचर वो फाइंड करवा लेगा। बड़ी सिंपल है, कहता है इफ द टेम्परेचर इन द फ्रीजर इज दिस। तो टेम्परेचर के जो हमारे पास फ्रीजर के जो अंदर का टेम्परेचर है जिसको हम टेम्परेचर ऑफ कोल्ड अदरवाइज कहते हैं, जिसको हम टी टेम्परेचर सी फॉर कोल्ड के साथ शो करते हैं, ये है -23 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब आप जानते हैं कि हमने जो वैल्यू यूज़ कर ली है वो तो हम केल्विन वाली यूज़ करते हैं, तो हम इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेदरवाइड ये है -23, यानी जो भी वैल्यू हो ना, जो भी वैल्यू उसमें 273 ऐड कर दो तो डिग्री सेंटीग्रेड से आप केल्विन में जाते हो। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चला जाएगा। तो आपको पता है ये क्या आएगा, ये आएगा 250 केल्विन। ठीक है। अब कहता है देन व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच इट रिजेक्ट्स द हीट, यानी हीट जो रिजेक्ट हो रही है, बाहर रिजेक्ट हो रही है रूम का, वो टेम्परेचर क्या होगा। अंदर वाला टेम्परेचर दे दिया, बाहर वाला टेम्परेचर बताना है। टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ हॉट अदरवाइज, दो ही होती हैं, अंदर वाला कोल्ड, बाहर वाला जिधर हीट रिजेक्ट हो रही है निकल रही है वो हॉट रेदरवाइज होती है। आपने टॉपिक के अंदर इसको अच्छे से समझा हुआ है। टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जो है वो ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनका मतलब समझ आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। इस तरह ये दो टेम्परेचर भी मैंने आपको बता दिए। इस टी और एच फॉर हॉट, हॉट फॉर एच, तो ये हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सोल्यूशन यूजिंग द रिलेशन, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग द रिलेशन लिख सकते हैं वी नो दैट, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज गिवन एज, तो क्योंकि हम जिसका फॉर्मूला लगाते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेदरवाइड ओवर टेम्परेचर ऑफ हॉट रेदरवाइड माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेदरवाइड, ये हमारे पास है इसका फार्मूला। अब इस फार्मूला से ही हम जो है टी एच फाइंड करेंगे, टी एच हम फाइंड करेंगे। तो चलो पहले ना हम इस तरह करते हैं, इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं, समझिएगा। मैं इन दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ, यानी टी एच माइनस टी सी, ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ फिर क्या आएगा, टी सी। ओके, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिखता हूँ ताकि आपको ना क्लियर हो जाए, ये दोनों मिक्स ना हो जाए। टी एच माइनस टी सी इज इक्वल टू टी सी ओवर ई। ओके, ये इधर डिवाइड हो रहा था तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया, वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, दोनों को आपने इंटरचेंज कर दिया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा मैं यहाँ पर स्टेप करने लगा हूँ इसके बाकी, तो ध्यान के साथ समझना। ये टी एच हमने फाइंड करना है ना, तो जो फाइंड करना है उसको हम पहले साइड पे करते हैं। टी एच इधर रखो, इधर है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड अदरवाइज ओवर ई। अच्छा, ये जो है ना, ये रकम ये इधर माइनस हो रहा है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आकर इधर आकर हो गया प्लस टी सी। तो ये बन गया फार्मूला टी एच का। जो हमने टी एच फाइंड करना था उसको हमने सेपरेट कर लिया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, यानी जो आपने फाइंड करना हो वो एक साइड पे हो, बाकी दूसरे जो है वो दूसरी साइड पे हो। तो फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टी एच इज इक्वल टू टी सी, कोल्ड का टेम्परेचर 250 ओवर ई, ई हमारे पास 8 प्लस टी सी कितना है, 250 है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। टी एच इज इक्वल टू प्लस 250 मैंने लिख लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, 250, ठीक है, 250 डिवाइडेड बाय 8, तो ये मेरे पास आया 31.25, 31.25 आया।
अब मैं इसमें ऐड करता हूँ 250, तो ये हमारे पास TH यानी हॉट रेजरवायर का टेम्परेचर आया 281.25। ठीक है, ये मेरे पास कैलकुलेटर पर इसका आंसर आ चुका है। आप जानते हैं कि ये टेम्परेचर केल्विन में आया है। क्यों केल्विन? चूंकि हमने टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में जो पुट की है, तो आंसर भी तो केल्विन में आएगा ना। तो ये आंसर आ चुका है। अब आप इसको जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, आपको मैंने बताया, अगर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में आना हो तो 273 ऐड करते हैं, वापस जाना हो यानी केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना हो तो फिर 273 माइनस कर देंगे। सिंपल है। तो हम इस तरह करते हैं, ये TH है ना, क्या है 281.25। अब ये केल्विन में, हमने किस में जाना है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अगर केल्विन से डिग्री में जाना हो तो फिर 273 माइनस करते हैं, यानी कि आपको समझ आ गई ना। डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो ये वाले जो 273 ऐड होता है, वापस जाना हो तो फिर इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, TH यानी कि हॉट रेजरवायर का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो आया। अब आप इसमें से माइनस कर दें 273, तो ये आया 8.25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब आप यहाँ पर रिजल्ट की हेडिंग दें। रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद आप इसी को लिख दें, हेंस द टेम्परेचर एट विच रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट्स द हीट इज 8.25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक कर दें फिर भी ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छे से समझ आ गई होगी। ये दोनों एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एक दफ़ा आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कहीं से ना समझ आया हो मैं आपको बता दूंगा। आइए अब हम चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोर्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर वो हमसे पूछता ये है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, यानी आपने चेंज इन एंट्रोपी को आपने कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर टू फाइंड की हेडिंग दी है, चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, आप जानते हैं एंट्रोपी को हम S के साथ शो करते हैं, चेंज डेल्टा। तो चेंज इन एंट्रोपी हमने फाइंड करनी है। इसके सामने मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। When 1 किलोग्राम आइस एट 0 डिग्री मेल्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री, जब आइस जो है वो वाटर के अंदर मेल्ट होगी तो उसमें जो इंट्रोपी का चेंज है वो आपने फाइंड करना है। गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं, हमारे पास उसने मैस ऑफ आइस दिया है 1 किलोग्राम आइस। तो मैस ऑफ आइस यानी मैस को आप M के साथ शो करेंगे और ये हमारे पास है 1.0 किलोग्राम, मीन्स दैट 1 किलोग्राम। और टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री है। तो टेम्परेचर को आप कैपिटल T के साथ शो करेंगे और ये हमारे पास है 0 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि टेम्परेचर का SI यूनिट हमारे पास केल्विन होता है। हम केल्विन वाली वैल्यू ही पुट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू पुट नहीं करते। तो अब डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करते हैं। तो 0 में अगर 273 ऐड करेंगे तो 273 ही आएगा और ये केल्विन में चला गया। और उसने ये बोला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी इसको हम LF के साथ शो करते हैं। मैंने सेम यही लिख दिया वर्ड्स। ये हमारे पास है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। अच्छा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए जो हीट चाहिए। लेट करें हमारे पास ये आइस है ना, तो आइस जो है वो सॉलिड स्टेट है। आइस आप जानते हैं सॉलिड होती है और वाटर जो है वो क्या है? वो हमारे पास लिक्विड है। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जो हीट चाहिए होती है, अब आपको पता है सॉलिड जो है वो ऑटोमेटिक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता जब आप किसी सॉलिड को हीट देते हैं। जिस तरह आइस को जब आप हीट देंगे, धूप में रखेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह लेट करें आपके पास प्लास्टिक है तो वो सॉलिड है, जब आप उसको हीट देते हैं तो वो पिघलना शुरू होता है, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट हमें देनी पड़े, हीट जो चाहिए उस चीज़ को, वो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वो इसकी वैल्यू उसने दी है। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डाटा और जो फाइंड करना है वो मैं आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ के लिख चुका हूँ। सोल्यूशन यूजिंग द रिलेशन एंट्रोपी का आपको फार्मूला तो आता ही है, ये होता है डेल्टा Q ओवर T। अब आप यहाँ पे ये देख लें कि डेल्टा Q जो है वो हमारे पास इक्वल होता है MLF। ठीक है, मैस को अगर लेटेंट हीट के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर वो हमारे पास डेल्टा Q बनता है। चूँकि उसने डेल्टा Q नहीं दिया हुआ, लिहाजा हम उसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे।
तो डेल्टा एस मेरे पास इक्वल आया, डेल्टा क्यू किसके इक्वल है, एम एल एफ, ठीक है, एम इंटू एल एफ और ओवर हमारे पास यहाँ पर टी आ गया। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला बन चुका है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। ये हमारे पास बनेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एम एस, हमारे पास 1 है तो इसको आप 1.0 लिख लें या 1 लिख लें। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसने दी हुई है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 ओवर टेम्परेचर आपको पता है हमारे पास 273 है। जस्ट आपको इन दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। हम पहले लिखते हैं 3.36 और ये आपने मल्टीप्लाई नहीं लगाना, डायरेक्ट लिखना है, ये 10 की पावर 5 तो ये लिखा गया। इसको डिवाइड करते हैं 273 पे, तो ये मेरे पास कैलकुलेटर पर आंसर आया है 1230.8, ठीक है, इस तरीके से आंसर आया है। अब आप जानते हैं कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने वाले हैं। कैसे लिखना है इसको आप देखिएगा, यानी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन एक ही चीज़ का नाम है। इसमें हम इशारिया पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आते हैं, या आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। इशारिया को आपने यहाँ से ये यहाँ पे लेके आना है, यानी 1.23 कर दें और इसके बाद कितने डिजिट्स पीछे आए, 1 2 3 3 डिजिट्स पीछे आए हैं, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ चुका है। अब आप जानते हैं एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, जाउल पर केल्विन, जाउल पर केल्विन। कैसे देखें, एंट्रोपी का फार्मूला Q ओवर टी, Q हीट, हीट का जाउल, T टेम्परेचर का केल्विन, तो ऊपर जाउल नीचे केल्विन, जाउल पर केल्विन। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आप यहाँ पर रिजल्ट की हेडिंग दें, रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद क्या लिखना है, हैंस द चेंज इन एंट्रोपी इज 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जाउल पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल थी, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 6 की सारी एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आप इनको इजीली तैयार कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कहीं से समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आ रही है, इस वीडियो पर क्लिक करके आप चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स भी समझ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।